नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने किया विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलुरु में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोचीन में देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया था। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अब से कुछ समय पहले कोच्चि में भारत के सबसे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लोकार्पण ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है और अब यहाँ मंगलुरु में जब परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है तब मुझे खुशी है। अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। इन परियोजनाओं के लिए मैं कर्नाटका वासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन प्रोजेक्ट से कर्नाटका में व्यापार, कारोबार को, उद्योग को और ताकत मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जिन पंच प्राणों की बात मैंने की है, उनमें से सबसे पहला है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मेक इन इंडिया का विस्तार करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट के मामले में कॉम्पिटिटिव हो, ये सस्ते और सुगम लॉजिस्टिक्स के बिना संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। आज देश का शायद ही कोई हिस्सा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी ना किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम न चल रहा हो। भारतमाला से सीमावर्ती राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है, तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को सागर माला से शक्ति मिल रही है। भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सितलवाड़ को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। कोर्ट ने तीस्ता से अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने इस मामले पर केवल अंतरिम जमानत के दृष्टिकोण से विचार किया है। गुजरात उच्च न्यायालय तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका पर इस अदालत द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से स्वतंत्र और अप्रभावित रूप से फैसला करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हैरत जताई थी कि गुजरात हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका को 19
सितंबर को सुनवाई के लिए क्यों सूचीबद्ध किया है। हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को नोटिस दिए जाने के 6 सप्ताह बाद शीर्ष अदालत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से तीस्ता की याचिका पर जवाब मांगा। शुक्रवार दोपहर को 2 बजे तक उसे सूचित करने के लिए कहा था। सितलवाड़ और श्री कुमार दोनों को जून में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2002 के गोधरा दंगों के बाद के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है। वे साबरमती केंद्रीय जेल में बंद है। श्री कुमार ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। मामले के तीसरे आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। भट्ट पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में जेल में बंद है। मुंबई के सितलवाड़ और श्री कुमार को 24 जून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका खारिज करने के कुछ दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। जकिया के पति और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी अहमदाबाद में दंगों के दौरान मारे गए थे, जिसमें एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण ने इससे मंजूरी दे दी है। एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले वन विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी को 23 अगस्त को दिल्ली पेड़ संरक्षण कानून के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल से पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने की मंजूरी दी थी। एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव के निर्माण के लिए दिल्ली प्रदेश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पिछले सप्ताह पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की सिफारिश की थी। बुधवार को एक बैठक में परियोजना पर चर्चा की और इसे मंजूरी दे दी। बैठक में कहा गया कि इस परियोजना से निर्माण स्थल पर 60% पेड़ों को हटाया जाएगा। उनका मूल्यांकन करने वाली एसईएसी ने कहा कि शुरुआत में पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने के लिए उप समिति का गठन किया, लेकिन सरकार ने सितंबर 2020 में अधिसूचित की गई नीति में कहा कि संबंधित एजेंसियों को उनके विकास कार्यों के कारण प्रभावित 80% पेड़ों को किसी और स्थान पर लगाना होगा। सीपीडब्ल्यू में प्रस्ताव में संशोधित किया और प्रतिरोपण किए जाने वाले पेड़ों की संख्या निश्चित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में पेश करने की तजवीज हाथ ली थी। 30 अगस्त को ईडी ने इसे समन्स भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी की टीम बनर्जी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में पहले से ही उनके कई बार पूछताछ की जा चुकी है। बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वे सुबह करीब 11 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले दिल्ली से 5 ईडी अफसरों की टीम उनसे पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची थी। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के वरिष्ठ नेता से पूछताछ को देखते हुए सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बनर्जी ने इस केस को लेकर कई बार पूछताछ हो चुकी है। उनके निवास पर भी ईडी ने छापा मारा था। पीएम मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत विक्रांत को नेवी को सौंप दिया है। कोच्चि में एक कार्यक्रम में पीएम ने विक्रांत को देशवासियों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। विक्रांत पर यह आयोजन में विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसले की हुंकार है। वड़ा प्रधान ने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का निर्माण है।
यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समुद्र और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत और आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का प्रतिबिंब है विक्रांत, ऐसा वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा। भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो चुका है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट के कैरियर का निर्माण कर सकता है। आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया गया है, देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया गया है। मोदी ने कहा कि विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया था जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रख दी थी। जब अंग्रेज भारत आए तो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे, इसलिए उन्होंने भारत के समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला किया था। इतिहास गवाह है कि उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। समय हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा जय, और युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर
100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। खबरें देखते हैं विस्तार से। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, साथ ही में कॉरिडोर में भ्रमण भी किया। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है। भूपेंद्र चौधरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, साथ ही में कॉरिडोर में भ्रमण किया और प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद यह उनका पहला दौरा है। काशी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक जोरदार स्वागत किया। भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। भूपेंद्र चौधरी रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। यहां वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौधरी की नियुक्ति से न केवल पार्टी के जाट वोट बैंक को साधा है, बल्कि लगातार दूसरी बार पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पश्चिम के पूर्वांचल तक पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को भी साधे रखने की कोशिश की है। चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है और पार्टी ने पहली बार किसी जाट नेता को संगठन की कमान सौंपी है। भूपेंद्र चौधरी का जन्म मुरादाबाद के महेंद्री सिकंदरपुरा गांव में हुआ था और चौधरी की जाट समाज के साथ पश्चिमी यूपी में गुर्जर, ब्राह्मण, त्यागी में मजबूत पकड़ है। सरकार की बात किसानों के बीच रहकर सरकार की बात पहुंचाकर संकट मोचन की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। भारतीय सेना के लिए तैयार हो रहे विभिन्न उपकरणों में जुड़ी सूचनाएं लीक हो सकती है। क्या सैन्य तैयारी से जुड़े अहम रणनीतिक फैसलों में सेंध लगने की आशंका है? सेना के लिए उपकरण तैयार कर रही प्राइवेट कंपनियों को पेन ड्राइव में भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारी कौन दे सकता है? अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार द्वारा यह आशंका जारी की गई है। उन्होंने कहा, डिफेंस से जुड़े रहे ऐसे अधिकारियों की पेंशन रोकी जाए जो रिटायर होने के बाद रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ऐसा संभव है कि रिटायरमेंट से पहले वे अधिकारी बहुत सी सूचनाओं का एक पिटारा तैयार कर ले, क्योंकि उन्हें यह पता हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर पाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में रक्षा क्षेत्र कुछ जरूरी राज इधर उधर हो सकते हैं। श्री कुमार ने कहा, केंद्र सरकार ने गत वर्ष ऑर्डिनरी फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की संपत्ति उनसे कर्मचारियों और मैनेजमेंट को 7 नए स्थापित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बांट दिया गया था। ये निजीकरण की दिशा में पहला कदम है। केंद्र सरकार की मंशा का
अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह पहले 6 माह के लिए रक्षा कंपनियों द्वारा कुछ और किया गया है उसका बढ़ा चढ़ाकर बखान कर रही है। स्वतंत्रता के बाद अब तक आयुध कारखानों ने सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक सैकड़ों नए उत्पादन विकसित किए हैं। उनके बारे में सरकार कुछ नहीं बता रही है। भारत के सशस्त्र बल उन उत्पादनों से खुश है। इससे पहले आयुध कारखानों को लेकर भी कोई ढोल नहीं पीटा गया था। केंद्र सरकार आयुध कारखानों द्वारा तैयार किए गए रक्षा उत्पादनों को लेकर अपना मुंह बंद कर लेती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय तेलंगाना दौरे पे है। भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तहत वित्त मंत्री गुरुवार को जरीराबाद पहुंची थी और वित्त मंत्री राज्य के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है। हालांकि निर्मला को इस दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ा है। दरअसल निर्मला सीतारमण को कामारेड्डी पहुंची इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके काफिलों को रोकने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की थी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने वित्त मंत्री के काफिले को वहां से निकाला। वहीं पुलिस ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए। भाजपा कार्यकर्ता निर्मला के समर्थन में वहां इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने वित्त मंत्री के समर्थन में नारे भी लगाए। बता दें कि तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी के अंदर मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की मांग जोर पकड़ रही है। पार्टी के भीतर इस पर बहस भी तेज हो चुकी है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर ने मिस्त्री को पत्र लिखा और मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की। इससे पहले मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम ने भी बुधवार को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की थी। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तावक शामिल है जो प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रतिनिधि होंगे। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इन प्रतिनिधियों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उनका नाम अंतिम सूची में नहीं है तो नामांकन पत्र खारिज हो सकता है। कांग्रेस के G23 समूह में शामिल रहे तिवारी के साथ ही थरूर ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े निर्वाचक मंडल की सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि चुनाव से संबंधित पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का इरादा जता चुके थरूर ने तिवारी से सहमति जताई और कहा कि किसी को यह जानने का हक है कि कौन नामित कर सकता है और कौन मतदान कर सकता है। थरूर ने एक कार्यक्रम में कहा कि निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मतदाता सूची पर किसी को पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर मनीष ने इसकी मांग की है तो मुझे यकीन है कि कोई इसे सहमत होगा। हर किसी को जानना चाहिए कि कौन नामित कर सकता है और कौन वोट कर सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस इसी पर मिस्त्री ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कांग्रेस के संविधान के मुताबिक है। इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि पार्टी के संविधान के अनुसार निर्वाचक मंडल की सूची को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन उम्मीदवारों को यह उपलब्ध कराई जा सकती है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग कर रहे नेताओं को जवाब दिया कि उन्हें भ्रम नहीं फैलाना चाहिए और मुक्त व्यवस्था पर गर्व होना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष के पद की चुनाव की अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख
8 अक्टूबर होगी और अगर जरूरत पड़ी तो 17 अक्टूबर को चुनाव किए जाएंगे। नतीजे की घोषणा 19 अक्टूबर को की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 6000 से अधिक नए कोरोना वायरस संक्रमणों के साथ भारत में अब कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर 5 लाख तक 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि सक्रिय मामले घटकर 60,000 के आसपास हो चुके हैं। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। बोले धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए। सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा जय, और युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। कर्नाटक के लिंगायत मठ में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने के आरोपी महंत शिव मूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपित को चित्रदुर्ग जिला जेल में लाया गया है और पुलिस कोर्ट खुलने के बाद उसकी रिमांड की मांग करेगी। इससे पहले आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को टाल दी गई थी। शिवमूर्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर राज्य में राजनीति भी गर्म हो चुकी है। विपक्ष सरकार पर आरोपित के साथ ही नरमी बरतने का आरोप लगा रही है, इसे चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। इस बीच वकीलों के एक समूह ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर कहा है कि आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है और उनकी अब तक मेडिकल जांच तक नहीं कराई गई है। ये बातें दर्शाती है कि जांच निष्पक्ष ढंग से नहीं हो रही है। इस मामले में महंत सहित 5 लोगों को आरोपित बनाया गया है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आरोपी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। साथ ही प्रक्रिया के मुताबिक मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। चित्रदुर्ग में जिला सत्र न्यायालय में मरुधा मठ के मुख्य पुजारी की अग्रिम जमानत याचिका को 1 सितंबर तक लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेता DK शिवकुमार और KC वेणुगोपाल के साथ चित्रदुर्ग में मरुआ मठ का दौरा किया था। एक प्रभावशाली संस्थान के रूप में भी इसे जाना जाता है, जहां नियमित रूप से आने वाले राजनेताओं की एक लंबी लिस्ट है। महंत ने राहुल गांधी को लिंगादीक्ष भी दी थी, जो कि एक रस्म है जिसमें एक व्यक्ति को लिंगायत संप्रदाय में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने 400 समर्थकों के साथ रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 3 किलो 333 ग्राम की 3 चांदी की शिलाएं अर्पित की। इसके अलावा 7,21,000 का निर्माण समर्पण भी किया, जिससे विधानसभा में अभियान चलाकर एकत्र किया गया था। इसके पहले अयोध्या पहुंचे गोविंद सिंह राजपूत व उनके समर्थकों का नेपाली बाबा आश्रम में भव्य स्वागत सम्मान किया गया। नेपाली बाबा आश्रम के महंत तपस्वी आत्मानंद महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद आश्रम से गाजे बाजे के साथ अपने समर्थकों के साथ शोभा यात्रा निकालकर राम जन्मभूमि वो पहुंचे। मंत्री ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चांदी की शिला व अपने विधानसभा सुर्खी से एकत्र किए गई निधि समर्पण को भेंट किया। इस दौरान गोविंद सिंह ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब उसके साक्षी हम बन रहे हैं और बड़े गौरव का विषय है। कहा कि हमारे क्षेत्र में राम के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा है। आस्था प्रकट करने के लिए सभी भक्त हमारे साथ ये अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला का दर्शन कर राम मंदिर निर्माण कार्य का साक्षी बनकर हम सभी लोग आनंदित हैं। सऊदी अरब में अनाथ लड़कियों के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स में लड़कियों को बुरी तरह से पीटते दिखाई दे रहे हैं। इस लड़की के बाल पकड़कर उसे घसीटा गया और लात भी मारी गई। इतना ही नहीं, उसे बेल्ट से भी मारा गया। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड्स हमले से बचकर भाग रही लड़कियों को डंडे मारते भी दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 31 अगस्त की बताई जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने लड़कियों के साथ मारपीट क्यों की, इसी वजह फिलहाल साफ नहीं हुई है। हालांकि वीडियो पोस्ट करने वाली एक लड़की का कहना है कि ऑफिसर की लड़कियां करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया है। ये वीडियो जिस अनाथालय का है वह खमीस मुशेत इलाके में स्थित है। ये इलाका असीर प्रांत का हिस्सा है और राजधानी रियाद से बहुत दूर है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खमीस मुशेत ऑफिस के नाम से ट्रेंड हो रहा है। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कांग्रेस ने निशान साधा है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की ओर से किसान के लिए एक नोटिस जारी किया जा सकता है। इसमें किसानों का अयोग्य करार देकर पीएम किसान स्कीम के तहत दी गई रकम को वापस लिया जा सकता है। कांग्रेस ने मांग की है कि गरीब अन्नदाताओं को मिल रही पूरी रकम नहीं ली जानी चाहिए और इसे तुरंत रोक दे। विपक्षी दल ने कहा कि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को दिए गए लाखों करोड़ों रुपयों का कर्ज माफ कर रही है और दूसरी ओर किसान को पैसे वापस ले रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रपात ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत किसान को अयोग्य बताकर केंद्र सरकार पैसे वापस ले रही है। उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि की जगह केंद्र सरकार के इस कदम से यह योजना किसान अपमान निधि बन चुकी है। सिंह ने कहा कि जो सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के लाखों करोड़ों रुपये माफ कर रही है वह देश के गरीब अन्नदाताओं के पैसे वापस ले रही है। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में जब मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया था, तब इससे तुरंत किसानों से उनके अकाउंट नंबर लिए
ताकि चुनाव से पहले रकम उन तक पहुंच जाए। अब केंद्र कह रही है कि इसके योग्य नहीं है और योजना के तहत उन्हें पैसे मिले हैं उन्हें वापस करने पड़ेंगे। देश के 2 करोड़ किसानों को अयोग्य बताकर रकम वापस लेने की कार्यवाही को तुरंत रोक जाना चाहिए। फरवरी 2019 में पीएम किसान की शुरुआत से 11 किस्त दी जा चुकी है। इनके जरिए लगभग 12 करोड़ के आसपास की राशि किसानों को दी गई है। 2 लाख करोड़ के अधिक रुपये से अधिक राशि अंतरित की चुकी है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने जो किसान सम्मान निधि योजना लागू की थी 2019 में, अब उस योजना के तहत किसानों से कुछ क्राइटेरिया के तहत दी गई धनराशि को वापस लेने की नोटिसें दी जा रही हैं। ये जो किसान सम्मान निधि थी, आज ये नोटिस देने के बाद ये किसान अपमान विधि बन गई है। कांग्रेस पार्टी का ये मांग है कि इस किसानों के सम्मान निधि के जो पैसे वापस मांगे जा रहे हैं, उसके लिए जो नोटिसें दी जा रही हैं, वो केंद्र सरकार तत्काल रोके, क्योंकि आज किसानों की आय कहीं दोगुनी नहीं हुई है, उनके खर्चे बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में इस तरह की वसूली किसान विरोधी कृत्य दिखाता है। आप अपने मित्रों का तो लाखों करोड़ रुपए माफ कर दे रहे हैं, उनसे कोई वसूली नहीं हो रही है, और किसान ने जो आपकी त्रुटियां थी उनके कारण से किसान ने पैसे जो पाली प्राप्त कर लिए हैं, आप बता रहे हो कि अब आपने गलत लिए हैं, आप वैसे वापस करो। तो ये किसान विरोधी सोच आपकी बता रही है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे 44% कम वर्षा हुई है, कृषि सूख गई है, खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, किसानों को जो खरीफ के फसल बोए हैं उनका सूखे के बाद का जो मुआवजा है वो दिया जाए, उनकी जो देनदारियां हैं, चाहे वो कृषि यंत्रों का कृषि के लिए या मालगुजारी, वो रोकी जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसे के सर्वे का फैसला किया है। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। असरुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के इन फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने इसे छोटा एनआरसी बता डाला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की गई है। ये सर्वे नहीं, छोटा एनआरसी है और मुसलमानों को कंट्रोल करने की कोशिश है। योगी सरकार ने राज्य के मदरसे के सर्वे की बात कही, जिसको यूपी के कई मुस्लिम मंत्री ने सही ठहराया है। मदरसों के क्या हालात है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन इस मामले में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। जिस तरह से यूपी की सियासत में ओवैसी पैर पसारना चाहते हैं, मगर देखा गया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी को राज्य के मुसलमानों ने उतना सपोर्ट नहीं किया था। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप सर्वे क्यों करना चाहते हो? मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीकों उनके सीखने के लिए, उनको मौलाना मुफ्ती बनाने के लिए है। उनका राज्य सरकार से ताल्लुक नहीं है। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट्स है कि मैं अपने मदरसे खोलूं। इससे सरकार क्यों हस्तक्षेप करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाहते हो? आपको इससे क्या लेना देना है? आगे ओवैसी ने भड़कते हुए कहा कि यह सर्वे नहीं, छोटा एनआरसी है। ओवैसी के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने निशान साधते हुए कहा कि ओवैसी का बयान हास्यास्पद होता है और उनका हर बयान उत्तेजना फैलाने वाला होता है। दिनेश शर्मा ने कहा कि ओवैसी को पता होना चाहिए कि मदरसे से प्राप्त जो छात्र बाहर निकलता था वो डिग्री के आधार क्या पासपोर्ट भी नहीं बन सकता है। नौकरियों में भी उनको मान्यता नहीं मिलती है। इसका कारण है कि वहाँ
पर कि आधुनिक शिक्षा का जो पैटर्न है उसका अभाव है। बता दें कि यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश सिद्दीकी ने बताया कि यूपी सरकार के सर्वे में पता चलेगा कि मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा और कितने मदरसे सूबे में चल रहे हैं। प्रदेश के सभी जिला अधिकारी 25 अक्टूबर तक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सुपुर्द करेंगे। भाजपा में फर्क है कोई? ये अब जो टीएमसी में जो मुसलमान चेहरे हैं, जो टीएमसी में जो लोग हमको उंगलियां उठाते थे, अब बोलो क्या बोलना है उस बारे में? क्या विकल्प देंगे आप मोदी के बारे में? इसके पीछे क्या मतलब रहेगा सर? क्यों अब सोचते हैं कि ममता ने ऐसा बोला होगा आरएसएस के ऊपर? अब उनको पूछिए। आपने हमसे सवाल किया, उनके बयान पर हम बोल रहे हैं, वो खुद बताएंगी। पहले भी 2003 या 4 में भी उन्होंने आरएसएस को तारीफ की थी, आरएसएस की, वो भी रिकॉर्ड है। और आरएसएस ने उनको कहा था कि दुर्गा आई है, तो अचानक ये मोहब्बत पैदा हो गई। तो इसका मतलब है शुरू से मोहब्बत थी। नहीं, शुरू से मोहब्बत थी, मगर हम लोग, हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है ना सेकुलरिज्म का, हमारे आंखों पर सेकुलरिज्म का पर्दा पड़ा हुआ है। तो अब ये पर्दे हट रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब सर एक समीकरण, नया समीकरण बनता हुआ दिखा। कल हमारे मुख्यमंत्री बिहार गए थे, पटना बिहार के मुख्यमंत्री से मिले। इसको आप राजनीति विज्ञान के आप भी विद्यार्थी हैं और एक सांसद हैं, इसको कैसे देखते? नहीं, इस बारे में तो जो दो मुख्यमंत्री बैठे थे वही बताएंगे। मैं ना मुख्यमंत्री हूँ ना संतरी हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सिपाही हूँ और बैठ के सब देख रहा हूँ। कई मसलों पे आप हाँ, नहीं बोल रहा हूँ ना। नहीं, देखिए ये दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे, हम क्यों बता पाएंगे उस बारे में? नहीं, सुनिए, हम तो बी टीम, सी टीम, हम मिले हुए हैं, हम भड़काऊ भाषण देते हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे आप? जो लोग जो बैठे हैं वो बताएंगे। बड़े बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं भाई, वो बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो। नीतीश कुमार खुल गए, इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही क्वेश्चन आया कि अगले प्रधानमंत्री अपोजिशन की तरफ से क्यों हो गए, एकदम से उठ गए। अब वो नीतीश कुमार साहब बता पाएंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जो वहाँ पर मेहमान है, आप खड़े हो गए तो मेरे को नहीं मालूम, मैं कैसा बोलूँ भाई इन बातों पर? लेकिन कैसा एक मेहमान नहीं, देखिए, हम तो आपके सामने बैठे ना, उठे तो नहीं हम। हम कैसा बताएंगे? हम क्या बोल पाएंगे? वो दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे। आप हमारे केसीआर साहब से पूछिए, जब आएंगे उनसे मिलके पूछिए, आप, वो बताएंगे आपको। मैं कैसे कमेंट करूँ? नहीं, मेरे को, मैं क्या बोलूँगा उसमें? नहीं, मेरे को नहीं मालूम, नहीं मालूम वो क्या चाहते हैं, उनको ही पता, उनको ही मालूम होगा वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, मुझे नहीं मालूम। पंजाब के तलवंडी साबो से आम आदमी पार्टी की विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी है। उन्हें पति सुखराज बल ने थप्पड़ मार दिया। यही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। यह मामला जुलाई महीने का है और हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग अब सामने आई है। अभी तक विधायक बलजिंदर कौर, उनके पति सुखराज बल के इनके बारे में कुछ नहीं कहा है। सूत्रों के मुताबिक विवाद के बाद कौर ससुराल छोड़कर इस वक्त अपने मायके जगराम तीर्थ में रह रही है। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा है कि विधायक का घरेलू हिंसा का शिकार है और वो दुखद है। अभी तक यह मामला उनके घर की 4 दीवारों में थी, अब उनका वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। इसके लिए आयोग उसका नोटिस देकर कार्यवाही करेगी। पंजाब की महिला विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि इस बारे में विधायक बलजिंदर कौर ने कोई शिकायत नहीं की है, वह पार्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए इस मामले में सीएम भगवंत मान से कार्यवाही की मांग की जाएगी। समय हो चुका है ब्रेक का, बाद में मिलते हैं।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय राजधानी में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने के दावे को खारिज करने के बाद NIOS की अध्यक्ष सरोज शर्मा ने कहा कि उन्हें यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार ने कल इसे लॉन्च किया है, क्योंकि इसकी स्थापना पिछले 7 शिक्षा साल से हो चुकी है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत की थी। मीडिया से बताते हुए कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की चेयरपर्सन सरोज शर्मा ने कहा कि 14 अगस्त 2021 को वर्चुअल स्कूल शुरू किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लॉन्च किया था। मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार ने कल इसे लॉन्च किया है। जहां तक देश में पहले का संबंध है, हमने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया था और ये 3रा सत्र चल रहा है। सरोज शर्मा ने कहा कि 31 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक आभासी सम्मेलन में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने का दावा किया और कहा कि यह स्कूल देश में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। विशेष रूप से दिल्ली सरकार पर हाल ही में भाजपा द्वारा स्कूल गेट को लेकर आरोप लगाया गया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश भर के छात्र प्रवेश के लिए पात्र होंगे। केजरीवाल ने कहा कि स्कूली शिक्षा मंच के प्रवेश में पूरे भारत में 13 से 18 तक वर्ष की आयु के छात्रों के लिए खुला होगा। उन्हें कौशल आधारित प्रशिक्षण के साथ प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार भी किया जाएगा। ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग भी उन्होंने तैयार की जाएगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा भारत का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने का दावा करने के बाद ये मामला सामने आया है। ट्विटर पर लेते हुए एक प्रेस नोट संलग्न किया गया और भारत के पहले वर्चुअल स्कूल लॉन्च होने के दावे के संबंध में कुछ मीडिया रिपोर्ट के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल 2021 अगस्त में पहले ही लॉन्च किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब श्रद्धेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने सभी लोगों का ख्याल रखा। कोई केंद्र में क्या बोलता है इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। पीएम मोदी पर नीतीश का पलटवार हो चुका है। वो क्या बोलते हैं ध्यान नहीं देते और भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही से राष्ट्रीय राजनीति में नए ध्रुवीकरण के आरोप के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो क्या बोलते हैं इसमें मैं ध्यान नहीं देता हूँ। बस एक बात जान लीजिए कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि जब श्रद्धेय अटल जी को देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ काम करने का मौका मुझे भी मिला है। उन्होंने सभी लोगों का
ख्याल रखा था। यहाँ बिहार के लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया है। आपने देखा होगा कि कितना काम हुआ है। कोई केंद्र में क्या बोल रहा है इस पर हम ध्यान नहीं देते। साथ में ही नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि कहाँ भ्रष्टाचारियों बचा रहे हैं, कहाँ क्या कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा। खुद ही सोचना चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक कि कभी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया गया। वो क्या बोलते हैं वो अपना बोले, हमसे कोई मतलब नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण हुआ है। कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और लोगों को बचाने के लिए खुलकर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश के लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क होना चाहिए। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1136 तक हो चुकी है, जबकि देश में 3 करोड़ लोग इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यानी देश की कुल आबादी के करीब 7वें हिस्से से विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हेलीकॉप्टरों को जमीन दिखाई देती नहीं है। कारण प्रभावित को राहत सामग्री तक पहुंचने का भी एक मामला सामने आया हुआ है। पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने इसे दशक का सबसे भयावह मानसून बताया है, जबकि वित्त मंत्री इस्माइल ने बाढ़ के कारण देश की अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर तक नुकसान हुआ है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के मुताबिक यहाँ हजारों लोग बाढ़ से मरे गए हैं। इसी कारण लाखों लोग भोजन व स्वच्छ पेयजल से वंचित हो चुके हैं। देश में लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि लगातार बारिश से जलमग्न है। अधिकारियों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि मृतकों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। दरअसल खैबर प्रांत में हजारों गांव देश के बाकी हिस्सों से कट चुके हैं। नदियों में उफान से सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। सिंध और बलूचिस्तान भी बुरी तरह से जलमग्न है। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, यूएन व अन्य देशों की मदद के बावजूद पाकिस्तान को और अधिक धन की आवश्यकता है। पाकिस्तान ने मॉनसूनी बारिश के चलते विनाशकारी बाढ़ से निपटने को एक नोडल आपदा एजेंसी का गठन किया है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस BR गवई और सिटी रविश कुमार की पीठ यह सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कश्मीर में 90 के साल में कश्मीरी पंडित और सिखों के लिए नरसंहार और हत्याचार की जांच के लिए SIT के गठन की मांग की है। कश्मीर में हुए हिंदुओं और उड्डीपंथों और विस्थापितों के पुनर्वसन को लेकर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। देश भर के अधिकांश राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। कई राज्यों में बारिश से नदियां उफान पर है और कुछ इलाके में बाढ़ जैसे हालात भी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों में मॉनसून की विदाई की शुरुआत हो चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी ज्यादातर राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बरसात की संभावना है। दिल्ली NCR की बात करें तो मानसून के लिए निष्क्रिय होने से गर्मी बढ़ने लगी है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के सेल्सियस तक पहुंचने का आसार है। दिन के समय हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी। हवा की गति 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा और धूप खिलेगी। प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। अगले सप्ताह तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश की गतिविधि कम रहेगी। मौसम विभाग ने यूपी के अलग अलग इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज और चमक के साथ 3 सितंबर तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विस्तार से खबर पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।